Hello students, my name is S. Arun. Today in this video we are going to start a new topic, okay, in the same chapter force and pressure, that is thrust and pressure. Okay, so thrust के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो वीडियोस में बनाऊंगा. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट के बारे में जानते हैं. व्हाट इज थ्रस्ट? व्हाट इज थ्रस्ट? ओके, सो हम थ्रस्ट के बारे में क्या जानते हैं? थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स होता है. थ्रस्ट क्या है? एक टाइप का फोर्स. अच्छा, तो फोर्स और थ्रस्ट में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल, उनके दोनों के बीच में डिफरेंस होता है. क्या क्या डिफरेंस होता है? ऑल फोर्सेस आर नॉट थ्रस्ट बट ऑल थ्रस्ट आर फोर्सेस, आप ये कह सकते हो. अगर सपोज कीजिए एक सरफेस है, सरफेस पे आपने फोर्स ऐसे लगाया, एफ फोर्स लगाया, ठीक है, और ये एरिया था जिस एरिया पे आपने फोर्स लगाया, ए एरिया था, ठीक है. ये इसको मैं ऐसे बनाता हूं. एक कैन है आपके पास, सिलिंड्रिकल कैन है. आपने इस कैन पर फोर्स लगाया ऐसे, एफ फोर्स, ठीक है. तो अगर आपने उसको तिरछा फोर्स लगाया उसके ऊपर, तो आप कहोगे यस मैंने उस पर फोर्स तो लगाया है, ये कैन मूव करेगा, आगे की तरफ मूव कर सकता है, गिर सकता है नीचे, है ना, या ऐसे गिर सकता है नीचे. सो कैन पे तो फोर्स लगा, क्या ये फोर्स थ्रस्ट है? नहीं. थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स. व्हाट? परपेंडिकुलर फोर्स. Perpendicular force acting on an object, acting on an area कह सकते हो, acting on an area, किसी एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, या इसको आप कह सकते हो परपेंडिकुलर को नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल भी एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है. सो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया और परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया इज कॉल्ड, सॉरी, इज कॉल्ड थ्रस्ट. इज कॉल्ड व्हाट? थ्रस्ट. तो अगर मैं इस कैन के ऊपर ऐसे फोर्स लगाता, इफ आई अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, वो भी इस ऊपर वाले एरिया पर, इस एरिया पर, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं थ्रस्ट. फोर्स मैंने एफ लगाया, पर परपेंडिकुलर लगाया, सरफेस के 90 डिग्री पर लगाया, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? थ्रस्ट. यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको हम थ्रस्ट बोल सकते हैं. या कोई वॉल है, सपोज कीजिए वॉल है, किसी बिल्डिंग की वॉल है, ठीक है. इस वॉल पे एक पर्सन ने फोर्स लगाया, इस बिल्कुल ऐसे फोर्स, एफ फोर्स लगाया, पुश कर रहे हैं उसको एफ फोर्स लगा के, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. तो इस फोर्स को आप क्या कह सकते हो? थ्रस्ट कह सकते हो. यू गेटिंग माई पॉइंट? थ्रस्ट कह सकते हो. सो और एग्जांपल थ्रस्ट का, एक सरफेस के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, सपोज एक क्यूब है, आपने एक क्यूब को रख दिया जिसका मास m है, ठीक है. आपको पता है वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है? weight is equal to mass into gravity, acceleration due to gravity, m into g. w is equal to m into g, m into g के इक्वल होता है. तो यहां पर जो मास है, मास ने एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ mg, ये डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ होता है. बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ होता है. अच्छा, हमने पढ़ा था कि कांटेक्ट फोर्स है. ये कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है. तो अगर mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो इस फोर्स को कोई ना कोई तो फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, बिकॉज ये रेस्ट पे है ना. इसके फोर्स को कोई ना कोई फोर्स जरूर बैलेंस कर रहा होगा. तो इसके फोर्स को बैलेंस किया जाता है ऐसे, एक कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगाया जाता है, सरफेस लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि किसके इक्वल होता है? अगर ये रेस्ट पर है तो वो mg के इक्वल होता है. तो इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और ये भी आपका क्या है? थ्रस्ट. ये भी क्या है? थ्रस्ट. सो mg हियर इज थ्रस्ट. mg यहां पर क्या है? थ्रस्ट. हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए mg थ्रस्ट होता है. mg क्या होता है? थ्रस्ट होता है, ठीक है. सो थ्रस्ट अगर मैं डिफाइन करने के लिए आए हमारे पास, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए कैसे डिफाइन करेंगे. थ्रस्ट is a force acting, thrust is a force acting perpendicular, thrust is a force acting perpendicular to the surface of contact, surface of contact, perpendicular to the surface of contact. You getting my point? Thrust is a force acting perpendicular to the surface of contact, ठीक है. It is denoted by simply F.
थ्रस्ट लिखने के लिए टी नहीं लिखना, हमें एफ ही लिखना है, ठीक है, फोर्स ही है। एंड एस आई यूनिट अगर आपसे पूछा जाए, एस आई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू, जो कि फोर्स का था, न्यूटन। SI यूनिट इज व्हाट, न्यूटन, डिनोटेड बाय N, कैपिटल N, स्मॉल n नहीं, कैपिटल N, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया था दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। अगर हमने नहीं पढ़ा तो मैं वैसे फिर से बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज which have both magnitude as well as direction, which have both magnitude as well as direct, oh sorry, which have only magnitude, not both, which have only magnitude, my mistake, which have only magnitude but not force, but not direction, my mistake। स्केलर क्वांटिटीज क्या, वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है डिस्क्राइब करने के लिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस, वेक्टर quantities are those which have both magnitude as well as direction। जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है डिस्क्राइब करने के लिए। आपको मैग्नीट्यूड भी उसका पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, तब आप उसको वेक्टर क्वांटिटी कहोगे। सो यहाँ पर जो फोर्स होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो उसी तरीके से थ्रस्ट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डू गेटिंग माई पॉइंट। सो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट इसकी भी डाइन होगी, ठीक है। 1 न्यूटन को आप डिफाइन कर सकते हो, व्हेन अ मास ऑफ 1 kg is moving with an acceleration of 1 meter per second square, then the force applied is known as, the force applied will be equal to 1 Newton, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स तब लगेगा जब उस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg का हो और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ठीक है, ड्यू टू दैट फोर्स। यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ये तो था थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा क्यों, हम जरूरत क्या थी थ्रस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। तब आता है प्रेशर, क्योंकि इस वीडियो में हम थ्रस्ट और प्रेशर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स अपॉन एरिया, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स अपॉन एरिया, बट ऐसा नहीं होता है। प्रेशर इज बेसिकली थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज बेसिकली थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो वी कैन राइट इट दैट pressure is known as the ratio of thrust acting on a given area, the ratio of thrust acting per unit area, you can say, or एक मिनट, pressure is known as the ratio of thrust acting to a given area, और प्रेशर और भी डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक गिवन एरिया के ऊपर कितना
फोर्स लगाया गया, परपेंडिकुलर फोर्स। देखो F अपॉन ए होता है, लिखा जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल फोर्स है। इसको समझने के लिए आप देखिए, वही कैन वाला एग्जांपल लेके समझते हैं हम। एक आपके पास कोक की कैन है सपोज, ये इसका एरिया ए है। ये कौन सा एरिया है? एरिया ए है। अब इस एरिया पे मैं ऐसे एफ का फोर्स लगाता हूं, ठीक है, एक्टिंग विद सम एंगल थीटा, 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। और यहां पर मैंने फोर्स लगाया, सेम कैन है, सेम एरिया ए है बेटा, ठीक है। इस पे फोर्स लगाया ऐसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस पे फोर्स कैसे लगाया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस फोर्स को थ्रस्ट कहोगे और इस फोर्स को आप फोर्स कहोगे, सिंपली फोर्स, है ना। तो इसको फोर्स कहेंगे, इसको थ्रस्ट कहेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू, एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द डेफिनेशन, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। सपोज ये फोर्स F1 था, ये F2 था, तो ए एरिया पे थ्रस्ट कितना लगा? F1 या F2? F2। थ्रस्ट कितना लगा? F2। और गिवन एरिया ए है। सो यहां पर आप बोल सकते हो प्रेशर इज इक्वल टू F2 अपॉन ए। F1 अपॉन ए गलत हो जाएगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है। इसलिए कभी भी प्रेशर का फॉर्मूला F अपॉन ए तो बोला जाता है, फोर्स अपॉन ए नहीं बोला जाता। फोर्स अगर बोलोगे तो आप मेंशन करोगे परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन द एरिया, per unit area, perpendicular force. Do you getting my point? So pressure is thrust upon area. Pressure is thrust upon area. इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है। आपके पास थ्रस्ट होगा, आपको फोर्स गिवन होगा या वेट गिवन होगा, आपसे बोला जाएगा कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे इसमें, थोड़ा आगे और प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने क्या कहा था, आप उस क्वांटिटी की एसआई यूनिट के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, है ना। तो एसआई यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक फॉर्मूला पी का, प्रेशर का, यहाँ पर एफ अपॉन ए आप लिख सकते हो, बट ये एफ कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये जो साइन मैंने यहाँ बनाया है परपेंडिकुलर का है, ठीक है जी। अच्छा जी, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, अकॉर्डिंग टू दिस, न्यूटन फोर्स की यूनिट हो गई, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई, है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल। बट ये भी किसी साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा गया है इसकी एसआई यूनिट को भी। इसको हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। और इसको हम लिखते हैं पी ए से, पी कैपिटल ए स्मॉल, पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एंड एक और मजे की बात, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और आगे देखते हैं जी प्रेशर के बारे में। अच्छा, 1 पास्कल कभी कभी डिफाइन आ जाता है आपके पास, 1 पास्कल। देखिए, किसी भी एसआई यूनिट को डिफाइन करने के लिए ना आप उसके फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पता है फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अभी अभी हमने इसके ऊपर बात करी थी, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, है ना। तो 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ईजी है। आप यहाँ पे सोचिए, फोर्स को 1 न्यूटन कर दीजिए, एरिया को 1 मीटर मीटर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इसका प्रेशर ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 पास्कल के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको 1 करना है तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? 1। तो आप लिख सकते हो, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ थ्रस्ट एक्ट ऑन एन यूनिट एरिया और एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन द प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। प्रेशर क्या कहोगे? 1 पास्कल। सो आप कह सकते हो, डिफाइन लिख रहा हूं मैं इसका डिफाइन, ठीक है। द प्रेशर एक्टिंग ऑन एन एरिया, या इसे ऐसे लिखते हैं, व्हेन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन ऑफ थ्रस्ट, ठीक है, एक्ट्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, acts on 1 मीटर स्क्वायर of area, then the pressure is then the pressure is said to be, pressure is said to be, इसका ध्यान देना है, pressure is said to be 1 पास्कल, 1
पास्कल। इज इट क्लियर? सो ये पास्कल था, ठीक है जी। 1 पास्कल डिफाइन आएगा, या कोई भी क्वांटिटी का डिफाइन आता है तो आपको कैसे करना है, आपको उसके फॉर्मूले से उस क्वांटिटी के डिफाइन निकालनी है, सारी चीज को 1 कर देना, एक चीज को दूसरे के इक्वल कर देना। बात समझ में आई? तो 1 बन जाएगा वो अपने आप, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे हम और प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, प्रेशर प्रेशर ओके। सो अगर हम प्रेशर की ऐसा यूनिट हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड pressure. What is fluid pressure? The pressure exerted by a fluid, है ना? What is fluid? Anything which can flow is known as fluid. जो भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको आप फ्लूइड कह सकते हो। उसको आप क्या कह सकते हो? फ्लूइड। सो पहले तो फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। anything which can flow is called fluids. Example, liquids, all liquids which can flow. Gases also. So gases also come under fluids. ये बात ध्यान रखिएगा, gases और liquid दोनों ही fluids के अंदर आते हैं. So pressure, fluid pressure means बहुत simple है, the pressure exerted by the fluid. The pressure exerted by the fluid. Very good. अच्छा जी, आगे देखते हैं. So this is the fluid pressure, right? अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर का, वो क्या पढ़ा था बेटा? F अपॉन A. F अपॉन A. इस फॉर्मूले से ना बहुत सारी चीजें डिराइव होती है, बहुत सारी। देखिए कैसे। सपोज कीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने एक कैन लिया, कैन में इसलिए ले रहा हूं बार बार कि आप इमेजिन इजीली कर पाओगे, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम। इस कैन पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका एरिया सपोज कीजिए इसका एरिया था 5 मीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 5 मीटर कर लेते हैं, 5 मीटर स्क्वायर ही कर लेते हैं, समझ नहीं तो है हमें, कोई बात नहीं। एक और आपने कैन ले लिया, इससे थोड़ा छोटा, मतलब एरिया में छोटा, हाइट वाइज सब कुछ सेम है, एरिया इसका 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, एक और ले लिया आपने जिसपे आपने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया। तो यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, एक 5 मीटर स्क्वायर का, एक 2 मीटर स्क्वायर का और एक 1 मीटर स्क्वायर का। 5 मीटर स्क्वायर के ऊपर भी 5 न्यूटन लगाया, 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर भी 5 न्यूटन लगाया, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर भी 5 न्यूटन लगाया। आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा चांसेस है टूटने के? ये वाला जल्दी टूटेगा या ये वाला या ये वाला? बताइए। बिल्कुल ये वाला, लास्ट वाला, है ना। तो सी जो है हमारा, अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं तो सी हमारा जल्दी टूट जाएगा, या हो सकता है ये बेंड हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगाया है कम एरिया पर। फोर्स तो आपने सेम रखा, फोर्स को आपने क्या रखा? सेम रखा, बट यहां पर फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो इसको बेंड करवाएगी? प्रेशर। यहां पर कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर। याद है मैंने अभी अभी आपको बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक साइन होता है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहां पर ये चीज लागू हो रही है, फर्स्ट वीडियो में हमने इस बारे में पढ़ा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स प्रेशर के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। मेरी बात समझ में आई? एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। चलिए देखते हैं कैसे प्रेशर बढ़ता है, कैसे घटता है, और इसका लाइव एग्जांपल भी आपने देखा होगा। कैसे? अगर आप एक शार्प नाइफ लेते हैं, आप एक शार्प नाइफ लेते हैं किसी चीज को कट करने के लिए, और एक ब्लंट नाइफ लेते हैं, ब्लंट, ब्लंट मतलब जिसका नीचे का एरिया थोड़ा मोटा हो। कौन सा एरिया? जो नीचे का जो एरिया होगा जिससे कटिंग करते हैं, जो कटिंग एज है वो थोड़ा सा मोटा हो। तो आप बताइए किस में इजीली कट हो जाएगा? ये आपका शार्प नाइफ है और ये ब्लंट नाइफ है, तो कटिंग पर्पस के लिए आप किसको जल्दी से यूज करोगे? शार्प वाले को, है ना, क्योंकि ये बहुत कम फोर्स पे भी आपको इजीली काट के दे देगा, है ना। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है 8th क्लास में, ये पूछा जा सकता है, व्हाई वी यूज अ शार्प नाइफ रादर देन यूजिंग अ blunt knife, or why does a sharp knife cut easily rather than a blunt knife? So you have to write there that pressure is inversely proportional to area.
pressure is inversely proportional to area. So when the area is less, pressure exerted is more. When the area is less, the pressure exerted is more. अब प्रेशर ज्यादा लगता है जब आपका एरिया बहुत कम होता है ना. यहां पर एरिया इज लार्जर, यहां पर एरिया ज्यादा है. इस वाले केस के लिए एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम हो गया, है ना. और इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ गया, तो ये जल्दी कट कर देगा, है ना. अब आप सोचिए, आपके हाथ में एक पेन है, ठीक है, और पेन को आप फ्रंट निब से भी पकड़ सकते हो और बैक साइड से भी, ठीक है. अब बैक साइड से आप अपने फ्रेंड को हिट करोगे तो उसको ज्यादा पेन नहीं होगा. अगर निब से उसको हिट करोगे तो हो सकता है वो पियर कर जाए, उसके स्किन पे चले जाए, है ना, स्किन को पियर करके अंदर चले जाए, तो उसको वो हर्ट कर सकता है. यस और नो? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज निब का एरिया बहुत छोटा है, तो प्रेशर एक्सर्टेड विल बी more, pressure exerted will be more. So you have to use this example everywhere, मतलब this reason for every question which is related to the area. अगर एरिया से रिलेटेड है तो आप उस पे इस वाले रीजन को यूज कर सकते हो, ठीक है. आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक while the big buildings, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, while constructing a huge building or big building, it has a larger foundation. फाउंडेशन जो होता है बिल्डिंग का, सबसे नीचे का जो फाउंडेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है. दिस इज बिल्डिंग. तो जो फाउंडेशन होता है ना नीचे का, वो बहुत बड़ा होता है. वो क्यों बड़ा होता है? लार्जर फाउंडेशन मींस अब पूरे बिल्डिंग का वेट किसको झेलना है? फाउंडेशन को तो झेलना है ना, सबसे नीचे वाले ब्रिक्स को तो झेलना है, तो उसको बड़ा बनाया जाता है. सो एरिया बढ़ गया, जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो चीज घट गई, है ना. फोर्स घट गई. अब फोर्स घट गई तो ऑब्वियसली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एरिया आपने बढ़ा दिया, एरिया आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा. फोर्स की वजह से एक्सर्ट होता हुआ प्रेशर कम हो जाएगा, तो बिल्डिंग सिंक नहीं करेगी ग्राउंड पे, है ना. तो ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डैम हैज वेरी ब्रॉड बेस. जितने भी डैम्स होते हैं उनके जो बेसमेंट होती है, जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है और ऊपर जाते जाते कम हो जाता है. देखिए कुछ ऐसा होता है, अगर आपने कभी डैम को देखा हो तो डैम का नीचे वाला जो एरिया होता है ना वो ब्रॉडर होता है ऐसे, ठीक है. ये ऊपर वाला, यहाँ पानी भरा हुआ है ऐसे, पीछे डैम के पीछे पानी भरा हुआ है, यहाँ से पानी छोड़ भी सकते हैं, बाहर जाता भी है. तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना वो थिकनेस में बड़ा होता है और ऊपर वाला थोड़ा कम बड़ा होता है. मतलब विड्थ इसकी कम होती है और नीचे जाते जाते विड्थ बढ़ जाती है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर प्रेशर जो है ना वो बढ़ता है. जितना नीचे जाओगे पानी का पूरा वेट सबसे ज्यादा ये वाला पोर्शन झेलता है ना. देखिए ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा पानी का वेट झेलता है. तो यहां पर वेट सबसे ज्यादा होगा तो प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा, इसलिए एरिया को बढ़ाना पड़ता है. एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, है ना. तो इसीलिए क्योंकि पर यूनिट फोर्स घट जाता है, इसलिए हमें इसका यूज बार बार हमें आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में. यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. अब हम पढ़ते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स. प्रेशर इन फ्लूइड्स में कुछ लॉज ऑफ प्रेशर है. सपोज कीजिए हम लॉज ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं. लॉज ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग ए स्टैटिक, मतलब स्टैटिक फ्लूइड. ड्यूरिंग स्टैटिक फ्लूइड का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी हैव अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, ठीक है. वाटर पार्टिकल्स आर देयर लाइक दिस. फर्स्ट लॉ ऑफ प्रेशर स्टेट्स दैट, first law of pressure states that you can say particle inside the fluid, particle inside the fluid, particle inside the fluid, any particle inside the fluid, you can also say any particle inside the fluid exerts pressure in all direction, exerts pressure in all direction. कहने का मतलब है अगर यहां पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, यहां पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये पार्टिकल अपने साथ वाले पार्टिकल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा लाइक दिस, और इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा. दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो द प्रेशर
द प्रेशर exerted by the particles, ध्यान से सुनिएगा, exerted by the particles at a horizontal plane, at a horizontal plane inside the fluid, inside the fluid, inside the fluid, ठीक है, यहां पर स्टैटिक लिख देता हूं मैं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है, remains the same, remains the same। कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पर कहीं भी एक प्लेन कट कर दें, क्रॉस सेक्शन ऐसे, तो यहां पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना बेटा, 1 2 3, इसी प्लेन पे, इसी लाइन पर सारे पार्टिकल सेम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सारे पार्टिकल कैसा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? सेम, यानी कि इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, सबका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आई? ठीक है, एक और बात जो कि इंपॉर्टेंट भी है, द प्रेशर increases, the pressure inside a hydrostatic fluid, a pressure inside a liquid column कर देते हैं हम, pressure inside a liquid column increases with increase in depth, with increase in depth। ठीक है, आप जितना नीचे जाएंगे ना सरफेस से, इतना नीचे गए तो यहां पर प्रेशर सपोज कीजिए P1 है, और यहां पर एक पार्टिकल है, सपोज कीजिए इसने प्रेशर P2 एग्जर्ट किया, तो हमेशा याद रखिएगा P2 इज ग्रेटर देन P1। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे जाते हो तो ऊपर का जो वाटर का लेवल है, सपोज करो यहां पर चाहिए आपको प्रेशर, तो ये सारा के सारे पानी का वेट इन पानी के पार्टिकल्स के ऊपर होगा। तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जितना आप नीचे जाओगे, सरफेस से जितना नीचे जाते रहोगे उतना प्रेशर इंक्रीज होता है। इसलिए हमने वहां पे लिखा है डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, और एक ही प्लेन पर प्रेशर सेम रहता है, पार्टिकल सारी डायरेक्शन पे प्रेशर देता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ में हम ये जानेंगे कि कैसे अगर आप किसी फ्लूइड को प्रेशर देते हो तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे फ्लूइड पार्टिकल्स में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और बायोन्से फोर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।